नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। अब आपको रूबरू कराते हैं हिमाचल प्रदेश की अहम और खास खबरों से। और इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर। उस बैठक में अभी फेरबदल किया गया है। अब 19 जून के बजाय अब 19 जून को होगी, 18 जून के बजाय 19 जून को होगी कैबिनेट की बैठक। पहले 18 जून दोपहर 3 बजे बैठक का वक्त रखा गया था, लेकिन अब 19 जून को कैबिनेट की बैठक होगी और 19 जून को दोपहर 3 बजे ही यह बैठक होगी। तो एक अहम खबर शिमला से। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक की तारीख में फेरबदल हुआ है। अब 19 जून को मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी, पहले 18 जून को बैठक होनी थी। तो हिमाचल से एक अहम खबर मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर। जो बैठक 18 जून को होनी थी, अब उस बैठक की तारीख बदल दी गई है। अब 19 जून दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। और अब एक और अहम खबर, हिमाचल विधानसभा में आज बाल सत्र की कार्यवाही देखने को मिली। बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कार्रवाई हुई। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण भी मौजूद रहे। बाल सत्र के लिए 68 विधायकों का चयन हुआ था। हिमाचल के अलग अलग जगहों से 68 विधायक आए थे जो बच्चे थे, लेकिन उन्होंने विधायक की और मंत्रियों की भूमिका निभाई। सुंदरनगर की जाह्नवी ने बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। और इस बाल सत्र में जिस तरह से सदन के अंदर कार्रवाई होती है, वैसी कार्रवाई हुई। सवाल जवाब हुए, तीखे सवाल जवाब हुए। उस दौरान की कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 9, माननीय सदस्य सुश्री शालिनी ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने की दिशा में वित्त विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ओपीएस बहाल की गई है। ऐसे में इतने कर्ज के होते हुए क्या सरकार द्वारा यह स्कीम लागू करने पर विभाग पर पहले से ही चल रहा वित्तीय संकट गहराएगा नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज, जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। तो इस बाल सत्र में, विधानसभा के बाल सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिला। बाल सत्र का आयोजन किया गया था। विधानसभा में आयोजित बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लिया। बाल सत्र की कार्रवाई देखी और इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। वहीं बाल सत्र की कार्यवाही खत्म होने के बाद बाल मुख्यमंत्री, बाल नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, पर्यटन मंत्री के साथ खबर अभी तक की बातचीत हुई। वहीं फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंटर डॉक्टर मीना शर्मा ने भी खबर अभी तक से बातचीत की। हिमाचल विधानसभा में पहली बार बाल सत्र हुआ है और इसमें छोटी सरकार के तौर पर छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया और कैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, इनको लेकर चर्चा हुई। लेकिन पूरा का पूरा जो सदन की कार्यवाही है उसका संचालन लविश नेगी ने किया। सिरमौर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त खबर अभी तक के साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लविश, आपने स्पीकर की तरह परफॉर्म किया है, पूरे हाउस को आपने चलाया, वहाँ कैसा लगा आपको? और जब आपका सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त किस तरह की एक्साइटमेंट थी कि जिस स्पीकर बनूंगा तो क्या क्या करूंगा वहाँ?
यस सर। सर जब मैं स्पीकर के रोल में था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और जो ये स्पीकर का चुनाव हुआ सर, ये हमारे हिप्पा में हुआ, और वहीं पर सर मेरे साथ जो थे 9 दावेदार खड़े थे। मुझे सर थोड़ा डर भी लग रहा था, और मैंने स्पीकर के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। अंत में सर बीडी कला सर ने, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि लविश नेगी जो है वो बाल सत्र के होंगे, स्पीकर होंगे। स्पीकर के दौरान जब आपका चुनाव हो रहा था, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ देखी और क्या क्या कैसा वहाँ पर आपसे सवाल किए गए? सर वहाँ ना एक से एक बच्चा बढ़िया से बढ़िया बोल रहा था। मतलब हमारा चुनाव इस बात पे हुआ कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने हमें एक मतलब एक तरफ से पेज कह सकते हैं, हमें पेज दिया, हमने उसे पढ़ा, और जिसकी बोलने का बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, बोलने का तरीका ठीक था, उसे उन्होंने देखा, और उनमें 2-4 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर उनमें से उन्होंने फिर से दिया, और फिर हमारा स्पीकर का चयन हुआ। यहाँ से क्या सीखने को मिला जो आज आपने स्पीकर की तरह यहाँ पर काम किया है? क्या लगा आपको? हाउस कैसे चलता है? क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए जो आपके माइंड में भी अभी चीज़ें आ रही होंगी? सर जब मैंने यहाँ पर देखा तो हाउस सिर्फ अनुशासन से ही चलता है, अनुशासन के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैं स्पीकर था और मैं आगे भी ऐसी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहता हूँ। अगर मैं कभी बनता हूँ तो एक अनुशासन को बनाए रखूँगा, क्योंकि इतने बड़े सभा को चलाना कोई आसान काम नहीं होता सर। हिमाचल विधानसभा में पहला बाल सत्र हुआ है और मुख्यमंत्री जाह्नवी इस वक्त जो इस बाल सत्र की मुख्यमंत्री यहाँ पर परफॉर्म किया है, इस वक्त बातचीत की। जाह्नवी कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? हमने पहले भी आपसे बात की थी, आज आपको मुख्यमंत्री की तरह परफॉर्म करने की क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक वैसी फीलिंग आई जिस तरह हमारे सीएम साहब ने मुझे जब बोला कि मुझे एड्रेस किया एज अ सीएम, तो बहुत खुशी थी। उस वक्त लगा शायद मैं सीएम के तौर पे वहाँ बैठी हूँ, और एक खुशी वो बयान नहीं की जा सकती। सीखने को क्या मिला यहाँ? बहुत कुछ सीखने को मिला कि पॉलिटिशियंस वर्क कैसे करते हैं। हम जैसे सोचते हैं ना, बच्चों की सोच होती है, धारणा होती है कि पॉलिटिशियन वैसे वर्क नहीं करते हैं। और एक पॉलिटिशियन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, विधायकों की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विधायक बनकर, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं विधायक बनने के लिए, वो पता चला। आपको लगता है कि विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए? हालांकि आपने कभी अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि नारेबाजी होती है। आज भी हमने देखा विपक्ष ने आपके खिलाफ नारेबाजी भी की। कैसे सेशन चलना चाहिए? क्या मुद्दे कार्य करते हैं और कार्य में कमियां निकालना लोगों का काम होता है, और उन कमियों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात ये नहीं है, पर आने वाले समय में हम उन काम पे और वर्क कर पाते हैं। तो ऐसे नारेबाजी होती रहेगी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ हमारी कमियां छूट रही हैं इन कामों में। आपको लगता है कि इस तरह के बाल सत्र आगे भी होने चाहिए और लोगों को? बिल्कुल, इससे और बच्चों को आने का मौका मिलेगा, और हमारे सामने आने वाले शायद नेता ही होंगे जो इस बाल सत्र में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आने वाले समय में बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। आपने पहले कहा था कि मैं आईपीएस बनूंगी या आईएएस बनूंगी, लेकिन क्या आज आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हुआ? कि थोड़ा बहुत होता है, पर नहीं, वो बात एक अलग होती है। देश की सेवा के लिए जो दिमाग में, वो तो पक्का है। बिल्कुल, ये जाह्नवी थी और काफ़ी एक्साइटेड है। मुख्यमंत्री की तरह परफॉर्म किया और बहुत अच्छे मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुई। जवाब भी वहाँ पर जो प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने पूछे, उनका जवाब भी इन्होंने दिया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा बाल सत्र हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार बाल सत्र हुआ है और इसमें जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, स्कूली छात्र थे, उन्होंने वहां पर बाल विधायक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर परफॉर्म किया है और बेहतरीन ये बाल सत्र रहा है। नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी वो रूहानी का वर्मा को मिली थी और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। निर्मंड से ये ताल्लुक़ रखती है। रूहानी का कैसा लगा को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? हमने देखा आप तो नारेबाजी करते हुए बेल में चले गए थे। सर, आज का एक्सपीरियंस ज़िंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंस में से एक था, और ये तो मैं कहूँ तो एक गोल्डन चांस है जो मुझे मिला, और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला। यस सर। तो आपने अंदर क्या सीखा? वहाँ पर किस तरह की डिस्कशन हुई? किन मुद्दों को लेकर आपने चर्चा की है वहाँ? सर, सबसे पहले हमें जो ये मौका मिला, इसमें हमें जानने का, ये सबसे पहले तो हमें अंदर जाने का मौका मिला, उन सीट्स पे बैठने का मौका मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई लीडर्स को सालों लग जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, और हमें ये गोल्डन चांस डिजिटल बाल मेला द्वारा दिया गया, एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हमें ये चांस मिला।
तो अब जीवन में क्या लक्ष्य लेकर चले हैं? पहले क्या सोचा था, आज सदन के भीतर बैठे, अब क्या कुछ बदलाव आया है माइंड में? सर मेरे हिसाब से हमें तो अपने गोल पर सटीक रहना चाहिए और मेरा गोल है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है एंड लेटर ऑन आई विल थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। और हिमाचल प्रदेश की पहचान सबसे ज्यादा पर्यटन को लेकर भी है, तो पर्यटन मंत्री की भूमिका निभाने वाली दिव्यांशी से खबर अभी तक ने बातचीत की। वो क्या कुछ कह रही थी वो भी सुनते हैं। हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र हुआ है और उसमें यहाँ पर जो बाल विधायक थे उन्होंने अपनी बात रखी। जो बाल सरकार है उसे सवाल पूछे हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी जो बाल सत्र में टूरिज्म मिनिस्टर बनाई गई थी, इस वक्त खबर अभी तक के साथ है। पहले तो आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैं ज्वालामुखी से और मेरा नाम दिव्यांशी शर्मा है। तो आप टूरिस्ट मिनिस्टर थे, हिमाचल तो टूरिज्म प्लेस है वैसे भी, कैसा रहा आपका बाल सत्र का एक्सपीरियंस? मेरा बाल सत्र का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे इसे कहते सुझाव भी दिए गए, मैं उन सुझावों मुझे वो सुझाव भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपको लगता है कि इस तरह के बाल सत्र आगे भी होने चाहिए? टूरिज्म मिनिस्टर थी आप, आपके माइंड में भी, कल दिन आप पॉलिटिक्स में आते हैं, हिमाचल में टूरिज्म को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? हिमाचल की टूरिज्म की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में ना सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। और जैसे मैं आपको अन्य प्रदेशों का उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे खाटू श्याम है, तिरुपति बालाजी है, वहाँ पर एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। उधर कोई भगदड़ जैसी नहीं मचती है। पर वहीं हमारे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में अगर 20,000 से ज़्यादा लोग माथा टेकने के लिए आते हैं तो उधर एक प्रकार की भगदड़ मच जाती है। मैं आपको एक केस बताऊंगी। ये मैं ज्वालामुखी में रहती हूँ, तो हमारे उधर एक शॉप है। तो जब मैंने देखा कि नवरात्रों में ये बात हुई है कि उधर ना 20,000 से ज़्यादा लोग आए थे और उधर एक किस्म की भगदड़ मच गई थी। और मैंने भी देखी इस बात को, पर मैंने ना बड़ी बार न्यूज़ में भी देखा है कि जो अन्य प्रदेश के मंदिर, मैंने आपको उदाहरण पहले दिया खाटू श्याम वगैरह का, तो उधर की व्यवस्था मैं हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में लाना चाहूँगी। बिल्कुल, इन बच्चों का अंदाज देखने लायक और इनकी बातें बहुत दिलचस्प और सुनकर सभी को बहुत सारी प्रेरणा भी मिली होगी। तो वहीं फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंटोर डॉक्टर मीना शर्मा ने खबर अभी तक से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। हिमाचल विधानसभा में पहली बार बाल सत्र हुआ है और यहाँ पर बेहतरीन ये बाल सत्र रहा। छोटी सरकार, विपक्ष और तमाम जो यहाँ पर बाल विधायक पहुंचे थे अपनी बात यहाँ पर रखी और देखा जाए तो जो विषय पर पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी। इस पीछे की जो सोच है, इस तरह के बाल सत्र होने चाहिए। डॉक्टर मीना शर्मा इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं, फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंटोर हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। मीना जी, एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था और हमने देखा कि बच्चों ने भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बात रखी है। कहाँ से आपको ये आइडिया है कि इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं? बच्चों को समय रहते उनके भीतर आत्मविश्वास आए, उनमें परिपक्वता आए, ये तमाम इनिशिएटिव लेकर वो हो सकते हैं। तो किस तरह से ये जो जर्नी है वो शुरू हुई? देखिए, ये बच्चों के द्वारा ये शुरू की गई जर्नी है। मैं तो सिर्फ इसमें एक माध्यम हूँ छोटा सा, और थोड़े छोटे छोटे प्रयास करती हूँ। बच्चों ने ही कोरोना काल में इस प्रयास को शुरू किया था कि कैसे बच्चों के समय का सदुपयोग किया जाए। बच्चे घरों में कैद हो गए थे कोरोना के मुश्किल काल में और उस समय बच्चों के पास कुछ करने को नहीं था, तो कैसे उन्हें कुछ करने का रास्ता दिखाया जाए, यही एक छोटा सा प्रयास था डिजिटल बाल मेला। और उसमें इसकी जो शुरुआत हुई वो तो मेरी डॉटर की तरफ से की गई थी। वो बहुत 10 साल की बच्ची का एक विचार था, जानवी शर्मा, और उस विचार को मैंने थोड़ा पुश किया, बल दिया कि ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों के विचारों को सुनना चाहिए, बच्चों के मन की बात सुननी चाहिए, बच्चों को जो वो सोच रहे हैं उसे हमें ध्यान देना चाहिए। और उसी का नतीजा था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे कि बच्चों की बात, बच्चों के विचारों को विधानसभा के मंच पर सुनने से निश्चित रूप से छोटा छोटा जो हमारे घरों में उन्हें रोकने टोकने का जो काम था वो बंद हो जाएगा, बच्चों को सुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे पूरे जीवन से एकदम अलूफ हैं, अलग हैं। आप टीवी देखो, आप खेलो, आप ग्राउंड में जाओ, या बस आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाओ। तो उनके हाथ में जो मोबाइल है उसका कैसे कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया जाए, यही एक प्रयास है। और इसमें बच्चों से उनके विचार सुझाव पूछे कि वो अपनी व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। और अब एक और अहम खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी संगठनात्मक नूरपुर के नवनिर्मित कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। जसूर में विशाल जनसम्मेलन को भी संबोधित किया।
और इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के समय जब घरों में पार्टियां दुबक गई थी तो बीजेपी ने ही आगे आकर जनता की सेवा की। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी आपसे मोदी जी के समय के कार्य के बारे में चर्चा कर। मैं यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं। लंबी समय से मैं भी राजनीति में, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव में देखे, बहुत से समय देखे। अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने मुसीबत भी देखी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आती है। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी। ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य होती हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। आज मुझे हंसी रहती और आश्चर्य नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिला करके चुनाव में उतरते हैं। कहां चली गई अपनी वैचारिक विचार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। अगर हमने 1952 के अंदर में कहा एक देश में 2 निजाम, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप में पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर। कितनी लंबी यात्रा की, 52 से 2019 पार्टी ने स्टैंड नहीं छोड़ा। यही पालमपुर में हमारी पार्टी ने कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, यही पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर और हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले फर्जी वादे किए थे, जनता को लुभाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में मोदी जी जाने जाते हैं। बीजेपी ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना। तो वहीं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 गारंटियां कांग्रेस के गले में अटक गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 गारंटियां कांग्रेस के गले में अटक गई हैं। जनता को गुमराह करके सत्ता सुख भोग रही है कांग्रेस। तो हिमाचल प्रदेश में जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों के मांग पर हमने खोले थे, जनहित में खोले थे, वहां ताला लगा दिया। डॉक्टर जहां बैठता था, 8 महीने से डॉक्टर इलाज कर रहा था, आज डॉक्टर की जगह ताला लगा। तहसीलदार तहसील चला रहा था, 4 महीने से तहसील चल रही थी, तहसीलदार बैठा था, लेकिन आज तहसीलदार की जगह ताला लगा हुआ। एसडीएम का दफ्तर चला था, लेकिन आज वहां पर ताला लगा हुआ। आज से पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हमने देखा कि कोई सरकार सत्ता में आने के बाद विकास के रास्ते को बंद करने पर खुली है, ताला लगाने पर खुली है।
आज पूरे हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम देखें, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि काम बंद है, बिल्कुल बंद है, पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से ठप है। यही देखने को मिल रहा है, ये हकीकत। हमें कहा जाता था कि आप लोन लेते हैं, सुखू भाई आप मत लीजिए ना, मत लीजिए। अरे हमने तो 2 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश पर लोन लिया और आपने 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में लोन ले लिया। और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ठियोग दौरे के दौरान निर्माणाधीन ठियोग बस अड्डे का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को बस अड्डे का निर्माण कार्य अगस्त 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र की जनता को इसका फायदा हो सके। ठियोग में प्रस्तावित पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थल का भी निरीक्षण किया। पार्किंग के निर्माण से यहां पर जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस बीबीएमबी की सुरक्षा को सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। इसके लिए हिमाचल पुलिस ने राज्य सरकार को खत भेजकर इस मामले पर गंभीरता दिखाने का आह्वान किया है। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने 3rd बटालियन पंडोह में ये सभी बातें कही। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की पावर मिनिस्ट्री ने बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बीएसएल प्रोजेक्ट की सुरक्षा का जिम्मा हिमाचल पुलिस से छीनकर सीआईएसएफ को देने का फैसला लिया है। इसकी प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है और जल्द ही हिमाचल पुलिस की फोर्स को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जब से प्रोजेक्ट बना है तब से यानी 40 साल से अधिक समय से इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा हिमाचल पुलिस ही करती आ रही है। पुलिस विभाग में प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए 235 पद भरे जाते थे जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस संदर्भ में राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि इस निर्णय पर हस्तक्षेप करें और प्रोजेक्ट की सुरक्षा हिमाचल पुलिस के पास ही रहने दी जाए। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस आज के दिन में सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है वो चालू रहने दें। इसमें 235 जवान तैनात थे, तो क्या ये पद समाप्त हो जाएंगे? इन पदों को 40 साल से भरा जा रहा था सुरक्षा के लिए। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता। हम जैसे हमको कुछ पता लगा है, हमने सरकार को, राज्य सरकार को लिखा है कि केंद्र सरकार से इसको टेकअप करें और मैंने पर्सनली भी सीनियर अधिकारियों से 1-2 बार बात की थी। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई अच्छा निर्णय आएगा, लेकिन ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सोमवार को जिला ऊना मुख्यालय के एमसी पार्क में सीनियर सिटीजन फोरम के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार के प्रति वित्तीय लाभ नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी का इजहार किया। बुजुर्गों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है और उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के अन्य वित्तीय लाभ और पेंशनर्स के जायज हक दबाकर सरकार अच्छा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 6 महीने से उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया है। ऐसे में उनकी लंबित चल रही डीए की किस्त और मेडिकल बिलों के मामले की सुनवाई भी किसी स्तर पर नहीं हो पा रही। पेंशनरों के प्रति कोई सरकार बड़ी उदासीन रवैया उनका, कहीं किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उससे पहले इन्होंने बड़े वादे किए थे, हम पहले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक ओपीएस दे दिया, वो भी वेलकम, तो उसका हम स्वागत करते हैं, पर लेकिन उनके बाद सब कर्मचारियों के पेंशनरों के बेनिफिट रोकना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर अपनी मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो अगला क्या होगा? तो अगला हम प्रदेश कार्यकारिणी से की बैठक में डिसाइड करेंगे, उसका एक्शन आगे करेंगे। और नशे के कारोबार को लेकर भी कई बार चर्चा की गई है, चिंताएं जाहिर की गई हैं। बद्दी वरोटीवाला नालागढ़ में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बद्दी थाने के तहत पड़ने वाले गांव सराज माजरा में एसआईयू टीम को सूचना मिली थी कि सराज माजरा में 2 युवक चिट्टा बेचने का काम करते हैं, जिस पर बद्दी पुलिस की एसआईयू टीम ने दोनों युवकों की तलाशी ली और उनके पास से एक बैग से करीब 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान जोबन, जो कि पंजाब के अमृतसर, और अमित कुमार हिमाचल के मंडी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसआईयू की टीम स्वराज माजरा के पास गश्त पर थी, तो उनको गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का जोबन सिंह जो अमृतसर का रहने वाला और अमित कुमार जो हिमाचल प्रदेश मंडी का रहने वाला है, वो जहाँ चिट्टा बेचने का
धंधा करते हैं। तो इस सूचना के आधार पर उन्होंने टीम के सहित बताई जगह पर उनको जब रोक कर काबू करके चेक किया तो वहाँ वो बैठे हुए थे एक शराब के ठेके के नज़दीक और एक अपने आगे एक काले रंग का कमर पर्स रखा हुआ था। इसकी सर्च की तो उसमें से 7.63 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ, जो दोनों युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला थाना बद्दी में दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों आरोपियों को जेएमआईसी कोर्ट नालागढ़ में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड आगामी तफ्तीश के लिए प्राप्त किया गया है। और मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटन पहाड़ी इलाकों का सफर कर रहे हैं। मनाली में पर्यटन कारोबार चमक रहा है। प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए देश भर से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। मनाली की हसीन वादियों में अपना समय गुजार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों समेत पर्यटन नगरी मनाली पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। भीड़ बढ़ रही है। हालांकि मनाली में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है और बीते काफी दिनों से घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फ की फाहें भी गिर रही हैं। ऐसे में इन दिनों मनाली पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिप लाइन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि हम लोग लखनऊ से आए हैं तो वेदर काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 40, इट फील्स लाइक 40+ एंड यहाँ पर मिनिमम तो 8-9 तक जा रहा है। यस्टरडे इट वाज रेनी, तो बारिश थी पूरा दिन, शाम से लेके सुबह आफ्टरनून तक। आप कह सकते हैं कि 20 मई के बाद से बुकिंग डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूव हुई है और मैक्सिमम होटल्स आपको इस समय जो है 95 और 100 ऑक्यूपेंसी के आसपास ही मिलेंगे। क्राउड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हमने देखा है। अभी विद इन वीक जो है काफ़ी ज़्यादा क्राउड इंक्रीज़ हुआ है और इस बार भगवान की दया से बर्फ़ बहुत अच्छी है तो क्राउड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और आगे 30 जून तक जो है काफ़ी अच्छा चलने की उम्मीद है। देखिए, टूरिस्ट सीज़न के लिए हम लोगों ने मनाली, खास करके जो हमारा मनाली टाउन है, उसमें हमने पूरे शहर को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा हुआ है फॉर बेटर ट्रैफिक रेगुलेशन और हमारी डिप्लॉयमेंट होमगार्ड और पुलिस जवानों की इन सभी सेक्टर्स में ऑलरेडी हमने कर रखी है। सिमिलरली मणिकरण में भी जैसा आपने बताया कि टूरिस्ट सीज़न बढ़ रहा है तो पर्यटकों का आना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अगर और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं।